हेलो कर बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं शिवम सर, आपका बायोलॉजी मेंटर, स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अचीवर्स बायो पर, जहां मिलता है आपकी मेहनत को सही दिशा। अभी गेस्ट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम का हो सकता है कि ये अंतिम वीडियो हो कि इसमें कंप्लीट करा दे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाए। अपना पहला क्वेश्चन आज का कि क्लोनिंग संवाहक क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखे। पहला क्वेश्चन ही अपने पास हुआ कि क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्वेश्चन ये है कि क्लोनिंग संवाहक क्या है। तो क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, इसका एक यम होता है और इसका पार्ट 2 है कि किन्हीं दो के नाम लिखे। किन्हीं दो के नाम लिखे, मतलब दो क्लोनिंग संवाहक आपको क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, तो क्लोनिंग संवाहक उसको कहते हैं ना जो किसी जीन को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग संवाहक। क्या बोलते हैं, क्लोनिंग संवाहक। मतलब वैसा आंसर में आप लिखेंगे इसका कि वैसा जीव या फिर वैसी जीव जो किसी खास जीन को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कराने का कार्य करता है पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के दौरान। डीएनए के निर्माण के दौरान उसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन। किन्हीं दो के नाम लिखना है तो दो क्लोनिंग संवाहक के नाम, दो क्लोनिंग संवाहक के नाम निम्नलिखित है। एक प्लाज्मिड और एक दूसरा PBr322। ये दो नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है प्लाज्मिड PBr322 का नामांकित संरचना बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लाज्मिड PBr322 का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें आप डिफरेंट शेप्स ले लो। हाँ देखो इसमें ऐसे, ये ऐसा हो गया, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पीसिलिन साइट। एम्पीसिलिन साइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा साइक्लिन साइट। यहां पे होता हुआ हिंडी3 क्लेवन
इको R1, इधर होगा PVU1 PST1, यहां तो हो जाएगा PVU2, यहां पे सेल H1 और यहाँ पे सेल 1 सॉरी सेल 1 और बैम H1 होगा। क्या होगा? बैम H1। तो ये PBR322 का नामांकित चित्र होता है। इसके सेंटर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे PBR322, ये होता है इसका नामांकित चित्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? यही मुद्दा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो जब बहुत सारा डीएनए का टुकड़ा होता है तो उसमें से किसी खास डीएनए के टुकड़ा को निकालने का प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब बहुत सारे उपस्थित डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं ये। अब ये होता कैसे है तो देखो, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? एक चैम्बर लेंगे। क्या लेंगे? एक चैम्बर, ठीक है। इस चैम्बर में द्रव भरा रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा द्रव होता है? वो होता है एग्रोज जेल। कौन सा? एग्रोज जेल। इस चैम्बर में डीएनए का टुकड़ा, अलग अलग आकार का डीएनए का टुकड़ा होता है। ये ना नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब ऋणायन। ये कैसा होगा? ऋणायन डीएनए के टुकड़ा, या फिर ऐसे लिखो नेगेटिव आयन। जो डीएनए है वो कैसा? नेगेटिव है। और इसके एक एंड पे ना यहां पे है कैथोड। कौन सा है? कैथोड। और इस एंड पे है वो अपने पास एनोड, ठीक है। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इधर पॉजिटिव है और ये डीएनए का जो टुकड़ा है, ये डीएनए का जो टुकड़ा है ये वाला अपने पास नेगेटिव चार्ज है। कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये जो डीएनए का टुकड़ा है ना, ये इसके तरफ मूव करेगा। तो अब आता है न्यूटन बाबा के नियम की एक्शन रिएक्शन पेयर होता है कि ये जब उसके तरफ खिंचाएगा तो ये भी तो चाहेगा कि अपने तरफ खींच ले। तो जिसका ज्यादा फोर्स होगा वो काम करेगा। तो वो तो स्टेबल है, तो ऑब्वियस ट्रांसफर होके कौन जाएगा? डीएनए का टुकड़ा। तो डीएनए का टुकड़ा जब इधर ट्रांसफर होके जाएगा ना तो आकार के अनुसार जाता है। कैसे जाएगा? आकार। सबसे छोटा सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे स्कूल में जूनियर सेक्शन में जब आप लोग प्रार्थना में खड़ा होते थे तो वहां पे क्या होता था कि छोटका सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसी तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक व्यवस्था। क्या बोलते हैं उसको? रैखिक व्यवस्था। अब ये टुकड़ा साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अनुसार व्यवस्थित हो गया। यहां पे क्या हुआ? आकार के अनुसार व्यवस्थित हो गया। आकार के अनुसार व्यवस्थित। क्या हो गया? आकार के अनुसार व्यवस्थित हो, ठीक है। अब इसमें से क्या करो कि जो टुकड़ा का आपको जरूरत है उसको बाहर निकाल लो। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निछालन। क्या बोलते हैं इसको?
निछालन, मतलब स्पेसिफिक टुकड़ा जो है अपना डीएनए का, उसको जब बाहर निकाल रहे हो तो इसी बाहर निकालने के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निछालन। क्या बोलते हैं इसको, निछालन। ठीक है, अब ये निछालन के बाद जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करोगे, मतलब यदि निकाले हुए टुकड़ा को यूवी रेज, मतलब कि सूर्य प्रकाश के इस उपस्थिति में इथिडियम ब्रोमाइड से उपचारित किया जाता है तो ऑरेंज रंग का दिखता है। आप ये थोड़ा सा याद रखना कि कैसा कलर दिखता है, ऑरेंज कलर का। कैसा दिखता है, ऑरेंज कलर का। तो इसको आप लैंग्वेज में फ्रेम खुद से कर लेना कि एक चैम्बर लेंगे, उसमें एक रोज जेल लेते हैं, उसके एक एंड पे क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होगा, दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा, तो अपने पास कैथोड होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन, आकर्षण की वजह से स्थानांतरित होगा। लिख ही देते हैं कि इस प्रक्रिया में एक चैम्बर, परख नली चैम्बर लिया जाता है जिसके एक सिरे पर कैथोड तथा दूसरे सिरे पर एनोड व्यवस्थित किया जाता है। कैथोड वाले सिरे पर नेगेटिव आयन डीएनए, मतलब डीएनए जिसपे नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए व्यवस्थित कराया जाता है। ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर धनायन की उपस्थिति के कारण आकर्षण होता है एवं डीएनए आकार के अनुसार स्थानांतरित होता है जिससे डीएनए की रैखिक व्यवस्था होती है। इसके फलस्वरूप डीएनए के खास टुकड़ा को बाहर निकाल लिया जाता है
निकाल लिया जाता है, जिसे निछालन कहते हैं, जिसे निछालन कहते हैं। क्या है? निछालन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद निकाले हुए टुकड़ा को यहां से ये कर लेना अपना लास्ट वाला पॉइंट कि निकाला हुआ जो टुकड़ा, ये वाला पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि निकाला हुआ जो टुकड़ा होता है उसको यदि आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट कराओगे तो क्या होगा? ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। ऐड कर लोगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखे। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? किन्हीं दो के नाम लिखे। प्रतिबंधन एंजाइम किसको कहते हैं? इसमें से 2 एग्जांपल्स आपको लिखना। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है? वैसा एंजाइम जो डीएनए को खास भाग से तोड़ने का कार्य करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलेंगे उसको? प्रतिबंधन एंजाइम। तो लिखेंगे इसको या फिर ऐसे लिखो प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है, ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को खास भाग से, डीएनए को खास भाग से तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है। एग्जाम्पल, तोड़ने का कार्य करता है। एग्जाम्पल इको R1 क्ले1 हो गया। हिंट D3 ये सब होता है, 2 ही लिखना था। पीरक प्रतिरोधा पौधा क्या? संक्षेप में सोदाहरण लिखे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 5। पीरक प्रतिरोधक पौधा क्या है? संक्षेप में लिखे, संक्षेप में लिखे। देखो पीरक प्रतिरोधी पौधा क्या होता है कि वैसा पौधा ना जो किसी जीवाणु या विषाणु के विरोध में बनाया जाए, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरक प्रतिरोधक पौधा। क्या बोलते हैं उसको? पीरक प्रतिरोधक पौधा। मतलब वैसा पौधा, वैसा पौधा जिसका निर्माण किसी जीवाणु या विषाणु से प्रतिरोधक के रूप में कराया जाता है, यानी उस पौधे पर उस खास जीवाणु या विषाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे पीरक प्रतिरोधक कहते हैं। पीरक प्रतिरोधक पौधा कहते हैं। इस कारण
इस कारण इन पौधों में बीमारियां कम होती है, जिस कारण उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित को परिभाषित करें। माइक्रो इंजेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? इसमें क्या होता है कि किसी डिजायर्ड जीन को जब किसी दूसरे जीन के सीधे सीधे कोशिका या केंद्रक में इंजेक्ट करना होता है तो इंजेक्शन में भर सीधे सीधे घोप दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। मतलब इस प्रक्रिया में स्थानांतरित होने वाला जीन को इंजेक्शन में भरा जाता है एवं कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित सीधे कर दिया जाता है। उसके बाद है माइक्रो इंजेक्शन। के बाद एक है बी में क्लोनिंग स्थल। क्या है? क्लोनिंग स्थल। तो होस्ट शरीर का वह भाग जहां पे डिजायर्ड जीन का कॉपी बनता है, क्लोन का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग स्थल। मतलब होस्ट के शरीर का वह भाग जहां स्थानांतरित जीन के लिखो क्लोन का निर्माण होता है। क्लोन कहने का मतलब कॉपी। क्लोन का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग स्थल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोनिंग स्थल। नेक्स्ट, आनुवांशिक संशोधित फसल किस तरह फायदेमंद है? क्वेश्चन नंबर 7वां। आनुवंशिक संशोधित पौधे किस तरह फायदेमंद है? तो इसमें थोड़ा पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। आंसर लिखेंगे इसका कि आनुवंशिक संशोधित पौधे निम्नलिखित रूप से फायदेमंद है। पहला, कुछ खास जीवाणुओं एवं विषाणुओं से प्रतिरोधक
प्रतिरोधक होते हैं। दूसरा, उन पौधों में बीमारी कम होता है। उनका उत्पादन क्षमता अधिक होता है। उनका उत्पादन क्षमता अधिक होता है। दूसरा, उनका जीवन अवधि सामान्य से अधिक होता है। प्रतिकूल वातावरण को सहन करने का क्षमता होता है। प्रतिकूल मतलब जो विरोध में हो, प्रतिकूल वातावरण को सहन करने का क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं? जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं तथा जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं? ठीक है। अब देखो, जैव उर्वरक क्या होता है? जैव उर्वरक में कुछ जीवाणु विषाणु सब काम करता है। क्या है जैव उर्वरक? क्या है? कुछ जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल जो भूमि में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव के रूप में उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो उसमें जितना कॉम्प्लेक्स सघन कार्बनिक पदार्थ होगा उसको तूर के सामान्य रूप में लेके आएगा। इसके वजह से क्या होगा, वो पेड़ पौधा के लिए अवेलेबल होगा सामान्य फॉर्म में। तो पेड़ पौधा उसको अवशोषित करेगा एंड देन क्या करेगा, अपना जीवन में यूज करेगा। मतलब जैव उर्वरक मिट्टी में उपस्थित सघन पदार्थ को तोड़कर सामान्य रूप में लाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ पौधों के लिए उपस्थित होता है एवं मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है वो अपने पास। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? इसका दो है। इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन से मुख्य लाभ क्या है? यही आपका क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन वैसा प्रक्रिया है ना जिसमें पौधा के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करके नए पूरे पौधा का निर्माण करा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आंसर लिखेंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के एक छोटे से टुकड़े से पूर्ण नए पौधे का निर्माण कराता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि द्वारा उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर में पार्ट 2 करके पॉइंट वाइज 1-2 लिख देते हैं कि इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन से निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन? तो पहला, कम समय में अधिक पौधे का निर्माण होगा। कम समय में अधिक पौधे का निर्माण। इसका दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि इससे ना आप एक समान प्रकार का बहुत सारा पौधा बना सकते हैं। मतलब एक समान प्रकार के अत्यधिक पौधों का निर्माण। अगर मेरिस्टेमेटिक उत्तक से काम करो तो वायरल इंफेक्शन फ्री प्लांट बनेगा। यदि सूक्ष्म प्रवर्धन में मेरिस्टेमेटिक उत्तक का उपयोग किया जाए, उपयोग किया जाए तो विषाणु से होने वाले बीमारी से मुक्त पौधे का निर्माण होता है। ये होता अपने का सूक्ष्म प्रवर्धन और इसके लाभ। अब पचनमरिया पूछेगा तो पचनमरिया में आपको एक मीडियम बनाना होगा, उसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ ये सब ऐड करोगे एंड देन आगे। ठीक है, तो ये अगर ये 2 नंबर में तो इतना लिख दोगे। 5 नंबर में अगर पूछ लिया तो 5 नंबर में आप क्या करोगे? ऐसे एक चैम्बर बना दोगे, लिख दोगे कि एमएस माध्यम। क्या लिखोगे? एमएस माध्यम। इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भर दोगे, एक छोटा सा पौधे का टुकड़ा ला दोगे जिसमें हम लोग बोलेंगे एक्स प्लांट। इस एक्स प्लांट से मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैलस
और इस कैलस से सीधे सीधे आप क्या करोगे, वो नया पौधा बना दोगे। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो ये डायग्राम थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसका तो हो गया। ये है मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद भोजन की गुणवत्ता सुधार में इसकी भूमिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास। मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, यह भोजन की गुणवत्ता को कैसे हाँ, इसमें क्या है, यह भोजन की गुणवत्ता को कैसे सुधारता है। तो मत्स्य पालन क्या, मछली को पालना, पकड़ना एंड देन उसके बेचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन। मतलब मत्स्य पालन ऐसा प्रक्रिया है जिसमें मछली को पाला जाता है, पकड़ा जाता है एवं उसे बेचा जाता है। उसे मत्स्य पालन कहते हैं। भोजन की गुणवत्ता अब कोई कैसे सुधारता है। मछली भोजन में निम्नलिखित पोषक तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है। पहला फैटी अम्ल, या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो, फैटी अम्ल, विटामिन्स, प्रोटीन, यही सब इसमें ऐड करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। धान एवं गेहूं के 2 उन्नत किस्म के नाम बताएं। धान एवं गेहूं के 2 उन्नत किस्म के नाम बताएं। ठीक है, इसमें आंसर में अगर आप देखोगे तो धान में होता है जया और रत्ना। गेहूं में होता है कल्याण सोना, और एक होता है कल्याण में वो वाला नाम होता है बड़ा वाला, कल्याण सोना, और दूसरा होता है वो सोनालिका। कौन सा? सोनालिका। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास। परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभाव का वर्णन करें। परजीवी जंतुओं के
परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभाव का वर्णन करें। हानिकारक कुप्रभाव का वर्णन करें। आंसर अगर आप लिखोगे तो परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभाव निम्नलिखित है। हानिकारक कुप्रभाव निम्नलिखित है। पहला, यह होस्ट जीव में बीमारी उत्पन्न करता है। दूसरा, होस्ट जीव की पाचन क्षमता को घटाता है, उसका जीवन अवधि कम कर देता है। घटाता है। होस्ट के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। अगला, उसके बाद है होस्ट के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। फिर आप देख सकते हो उसका मतलब जीवन अवधि कम कर देगा। होस्ट के जीवन अवधि को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षेप में टिप्पणी देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो इसका आंसर लिखेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जिसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, उसे प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, इट मीन्स इंजीनियर कहते हैं। यह जीवों में जीन स्थानांतरण कराने का कार्य करता है। आप इसमें लिख सकते हैं ये जनरली बीटी कॉटन्स वगैरह जो होता है ना, उसमें ये सब काम करता है। ठीक है, अब इतना लिखना चलेगा, इसमें थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में बताएं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों के भूमिका के बारे में बताएं। तो देखिए
ये सिंपल सा क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों के भूमिका के बारे में बताते हैं। ये सब क्या करता है कि जितना ये राइजोबियम होगा, फ्रैंकिका होगा, कोलोस्ट्रीडियम होगा, ये सब ना कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को तोड़ तोड़ के सिंपलर फॉर्म में, साधारण फॉर्म में लाता है ताकि पौधा के लिए उपस्थित हो, पौधा उसको अवशोषित करे और अपने विकास के लिए उपयोग करे। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, तो राइजोबियम फ्रैंकिका, क्लोस्ट्रीडियम, बिजर्निका आदि सूक्ष्म जीव सघन नाइट्रोजनी पदार्थ को तोड़कर सूक्ष्म या फिर सामान्य नाइट्रोजन अणुओं में बदलता है, जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर अपने विकास के लिए उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में इसका उपयोग ये होता है, जैसे फ्री लिविंग हो जाएगा या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सब होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला चलते हैं। जीवाणु भोजी का नामांकित संरचना बनाए। तो हेड, टेल, नेक, ये तो नॉर्मल है, इसको रहने दो अभी। एक है दही एवं टोड्डी का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15, दही एवं टोड्डी का व्याख्या करें। दही एवं टोड्डी का व्याख्या करें। इसमें पहला है दही। तो दही है ना, दही सिंपल सा क्या होगा? दूध से निर्माण होगा। इसमें जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस यूज होता है। कौन सा जीवाणु जो यूज होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। मतलब अगर आप नॉर्मल 2-3-4 पॉइंट लिख लो कि दही का निर्माण दुग्ध से, दूध बोलते लेकिन दुग्ध लिखते हैं, तो दुग्ध से होता है। दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीवाणु कार्य करता है। दही के निर्माण के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दही के निर्माण के लिए
दूध में थोड़ा सा मात्रा दही का डाला जाता है, दही का डाला जाता है, उसे उसे इनोकुलम इनोकुलम कहते हैं। एक है अपने पास टोड्डी, इसी का बी पोर्शन है अपने पास टोड्डी। तो टोड्डी ना खजूर के पौधे से बनता है। टोड्डी का उत्पादन खजूर के पौधे से होता है। किससे होगा? खजूर के पौधे से होता है। दूसरा, ये टोड्डी जो है ना दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध होता है। टोड्डी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। क्या है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, मतलब वहां पे ज्यादा ये सब यूज होता है। अगर टोड्डी को 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो 6% अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला ये कितना था? 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते अगर कुछ हो तो हम आपको दे दें। क्वेश्चन नंबर 16 है बायोपायरेसी। हाँ, बायोपायरेसी का संक्षिप्त विवरण दे। बायोपायरेसी का संक्षिप्त विवरण दे। बायोपायरेसी क्या कि अगर कोई पदार्थ या कोई भी टेक्निक किसी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो आप उसके बिना परमिशंस के, बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना अनुमति के उपयोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। इसका आंसर लिखोगे, यदि कोई तकनीक या किसी पदार्थ पर किसी कंपनी या आदमी का मालिकाना हक हो तो उस तकनीक या पदार्थ का उपयोग करने से पहले अनुमति लिया जाता है। यदि बिना, ऐसे लिखो, यदि बिना अनुमति के उस तकनीक या पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्म जीव क्या है और मानव कल्याण में इनकी क्या भूमिका है, संक्षिप्त में वर्णन करें। सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है, मानव कल्याण में इनकी भूमिका का वर्णन करें। सूक्ष्म जीव क्या एक कोशिकीय होगा, प्रोकैरियोटिक हो सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। मतलब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक आदि जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहते हैं जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। अब इसका मानव कल्याण में क्या है, तो सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए बनने वाले कुछ पदार्थों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन क्या होगा, पहला दही के निर्माण में, दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें, एक तो हो गया दही का निर्माण और दूसरा लिख सकते हैं स्टैटिन के निर्माण में। फिर आप लिख सकते हैं तीसरा ये वाला ब्रेड के निर्माण में। फिर लिख सकते हैं साइक्लोस्पोरिन ए के निर्माण में, वो सबका यूज होता है, ऐसे बहुत सारा है। कार्बनिक अम्ल के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में आदि जगह पे सबका होता है यूज होता है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 17। क्वेश्चन नंबर 17 और कुछ है क्या। वाहित मतलब आपको बता ही चुके हैं, किसी एक विधि का वर्णन करें। सूक्ष्म अंतः क्षेपण माइक्रो इंजेक्शंस को बोलते हैं। और होएगा एक क्वेश्चन से हम आपको बोल देते हैं, आप लिख लेना खुद से आंसर, हम क्वेश्चन लिख देते हैं खाली। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाहित मल क्या है। इसके क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है इसका, इसके उपचार के किसी एक विधि का वर्णन करें। इसके उपचार के किसी एक विधि का वर्णन करें। सुनो, इसको आपको खुद से लिखना, हम समझा रहे हैं। वाहित मल कहने का मतलब होता है कि नाला हो या फिर रास्ता हो, सड़क जिसको बोलते हैं, तो बरसात वगैरह के दिन में जब पानी जमा हो जाता है, लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाहित मल। ठीक है, अब इसका उपचार क्या है, तो इसमें बहुत सारा टाइप का अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे रैपर वगैरह हो गया, पॉलिथीन प्लास्टिक का डब्बा वगैरह हो गया, मिट्टी का कण हो गया, धूल कण हो गया, बालू का कण हो गया, कुछ ऑर्गेनिक अम्ल वगैरह बन जाता था। इसको हटाने के लिए ना, चूंकि ये गंदा पानी, दूषित पानी किसी साफ जल में जब मिलेगा
तो वो जल भी तो दूषित हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ना इसको उपचारित किया जाता है ताकि इसका प्रदूषण कम करे। तो एक होता है प्राथमिक ये उपचार, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक को बोलते हैं हम लोग भौतिक प्रोसेस और द्वितीयक को बोलते हैं हम लोग जैविक प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक किसी को बताना है तो प्राथमिक प्रोसेस क्या होता है कि इसमें से जो पहले रैपर होगा, डब्बा होगा, उसको तो चुन के हटा लेगा। उसके बाद जो पानी में गाद होगा, मिट्टी का कण, धूल कण, बालू वगैरह, उसको अच्छे से एजिटेट करा, मिलाया, उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ देगा। तो वो जो गाद होगा वो क्या करेगा, बॉटम पे बैठ जाएगा और पनिया अलग करके फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा। तो यही होता है, आप देख लें जैसे घर में नहीं होता, गाँव घर में कभी अगर कल बालू दे रहा हो तो मिलाओगे, चलाओगे तो पानी पूरा हिलकोर रहेगा, मिला हुआ रहेगा। लेकिन 10 मिनट के लिए अगर आप उसको छोड़ दो तो देन उस कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो गाद जो होगा, बालू जो होगा नीचे बैठ जाएगा, पानी फ्रेश नहीं हो जाता। तो ये होता है। तो लगभग आपका खत्म है। अगर जरूरत पड़ा तो 5-6 क्वेश्चन का एक वीडियो छोटा सा आपको अलग से मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बाय।